तो भारत के ना कृषि क्षेत्र का एक ऐसा आंकड़ा है हमारे पास जो पहली बार सुनने पर शायद किसी को भी हैरान कर दे। मतलब लिटरली सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, और वो आंकड़ा काफी बड़ा भी है। बिल्कुल। हमारे देश में खेती से जुड़े कुल काम का लगभग 70% हिस्सा जो है वो महिलाएं संभालती हैं। मतलब बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक सब कुछ। सब कुछ महिलाएं कर रही हैं। हाँ, लेकिन जब बात आती है उस जमीन के मालिकाना हक की, तो केवल 12.8% महिलाओं के पास अपनी जमीन है। ये बहुत बड़ा अंतर है। एग्जैक्टली मतलब जो महिलाएं जमीन के लिए अपना पसीना बहा रही हैं ना, कागजों पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। और देखिए, ये आंकड़ा सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। अगर हम इस पूरे विषय की परतों को खोलें तो ये एक बहुत बड़े सिस्टम की कहानी कहता है। एक ऐसा सिस्टम जहां काम और जिम्मेदारी तो पूरी दी जाती है, लेकिन जब अधिकार और सुरक्षा की बात आती है तो वो पूरी तरह से गायब हैं। सही कहा। तो इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम हमारे पास मौजूद विस्तृत रिसर्च नोट्स और जो डेटा और कानूनी रिपोर्ट्स का स्टैक है ना, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जी। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक विश्व में महिला सशक्तिकरण और उसकी असली जमीनी हकीकत। बिल्कुल। हम आज साइबर अपराधों से लेकर केयर इकोनॉमी और कार्यस्थल के कानूनों से लेकर राजनीतिक आरक्षण तक के सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे। मकसद बस ये समझना है कि इन भारी भरकम शब्दों और सरकारी दावों के पीछे असलियत क्या है। और इस सोर्स मटेरियल से ना एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि ये विषय केवल महिलाओं का नहीं है। मतलब जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम वास्तव में देश की जीडीपी, हमारी न्याय प्रणाली की क्षमता और समाज की बुनियादी सोच का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आधी आबादी को हाशिए पर रखकर कोई भी अर्थव्यवस्था या समाज एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकता। तो चलिए डेटा से शुरू करते हैं। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली सीढ़ी होती है सुरक्षा। बिल्कुल, सबसे बुनियादी चीज है ये। हाँ, आज के समय में तकनीक ने हमारी दुनिया बदल दी है, लेकिन हमारे पास मौजूद एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के जो आंकड़े हैं, वो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। मैंने भी देखा वो डेटा, साइबर अपराधों वाला ना। हाँ, भारत में साइबर अपराधों में 24% की भारी वृद्धि हुई है और इनमें साइबर स्टॉकिंग, महिलाओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ या मॉर्फिंग और डिफेमेशन जैसी चीजें शामिल हैं। ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब डिजिटल दुनिया ने एक ऐसी बिना पुलिस वाली सड़क बन गई है जहां हर कोई नकाब पहनकर घूम रहा है और उसे पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है। आईटी अधिनियम यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, उसकी धारा 66 और 67 बिल्कुल मौजूद हैं। हाँ, कानून तो है। ये कानून इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर बहुत सख्त रोक लगाते हैं। लेकिन समस्या इन कानूनों के कार्यान्वयन की है। हाँ। मतलब इम्प्लीमेंटेशन की। तो कार्यान्वयन में ऐसा क्या है जो काम नहीं करा? मतलब अगर किसी के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग हो रही है तो पुलिस सीधे एक्शन क्यों नहीं ले पाती? मैं ये सोच रही थी। क्योंकि साइबर अपराधों की प्रकृति ना बहुत अलग होती है। अपराधी अक्सर फेक आईपी एड्रेस या विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो अपनी लोकेशन छिपा लेते हैं। एग्जैक्टली। और हमारी स्थानीय पुलिस के पास कई बार वो तकनीकी विशेषज्ञता या कह सकते हैं कि समर्पित ढांचा नहीं होता जो इन नकाबपोश अपराधियों को ट्रैक कर सके। ये एक बड़ा गैप है। और इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण कई महिलाएं ये जान ही नहीं पाती कि उन्हें शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करनी है। मतलब कानून की किताब में जो अपराध है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत आसानी से छिप जाता है। बाप रे! और ये खतरा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम सड़क पर होने वाली हिंसा की बात करें तो मेरे पास जो एसिड अटैक का डेटा है वो और भी परेशान करने वाला है। एसिड अटैक के मामले तो बहुत ही भयंकर होते हैं। हाँ, और 2021 में एसिड अटैक के 102 मामले दर्ज हुए। इनमें से लगभग 50% मामले केवल 2 राज्यों, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से थे। आधा आंकड़ा तो सिर्फ 2 राज्यों का ही है। वही तो। लेकिन रुकिए, जो बात मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आई ना, वो सजा की दर है। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने 89% मामलों में चार्जशीट या आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने अपना काम किया। हाँ, लेकिन सजा मिलने की जो दर 2020 में 72% थी, वो 2021 में गिरकर मात्र 20% रह गई।
मतलब एक ही साल में इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? ये हमारी न्याय प्रणाली के भीतर की सबसे बड़ी खामियों में से एक को उजागर करता है। देखिए, आईपीसी की धारा 326 ए के तहत ना एसिड अटैक के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। जी। तो कानून को बहुत सख्त बना दिया गया है। लेकिन अदालत में किसी को सजा दिलवाने के लिए केवल चार्जशीट काफी नहीं होती ना। तो फिर कमी कहाँ रह जाती है, मतलब सबूतों में? बिल्कुल, सबूतों में और गवाहों में। जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें लिटरली सालों लग जाते हैं। हाँ, तारीख पर तारीख वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। इस लंबी प्रक्रिया के दौरान गवाह अक्सर मुकर जाते हैं या उन्हें डरा धमका दिया जाता है। कई बार पुलिस की शुरुआती जांच में तकनीकी खामियां होती हैं जिनका फायदा बचाव पक्ष के वकील उठाते हैं। उफ। और सोचिए, जब 100 में से 80 अपराधी साफ बच निकलते हैं तो इससे समाज में यह संदेश जाता है कि कानून का खौफ असल में है ही नहीं। ये तो सच में बहुत हताश करने वाली बात है। और अगर अदालतें और जांच एजेंसियां इस तरह से काम कर रही हैं, तो फिर उन सरकारी योजनाओं का क्या जो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थीं? आप निर्भया फंड की बात कर रही हैं? हाँ, हमारे नोट्स में निर्भया फंड का जिक्र है। इसके तहत तो करोड़ों रुपए आवंटित किए गए थे ना, वन स्टॉप सेंटर बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए। फिर अदालतों में फाइलें और पेंडेंसी क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि देखिए, फंड आवंटित करना और उसका जमीनी स्तर पर सही उपयोग होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि निर्भया फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल किए पड़ा है। बिना इस्तेमाल किए? जी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र जैसा राज्य, जहां अपराध की दर कोई कम नहीं है, वो इस फंड का उपयोग करने वाले निचले 5 राज्यों में आते हैं। मतलब पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन उससे ना तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम हो रहे हैं। यही तो ग्राउंड रियलिटी है। जब तक राज्य सरकारें इन फंड्स का उपयोग करने के लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाती, तब तक नीतियां केवल कागजों पर ही अच्छी लगती हैं। सही बात है। खैर, हमने डिजिटल स्पेस और सड़कों की बात कर ली, लेकिन हमारे डेटा में ना एक ऐसा हिस्सा है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा परेशान करने वाला लगा। कौन सा डेटा? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS का डेटा है। ये कहता है कि जो महिलाएं यौन दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं, उनमें से 82% मामलों में अपराधी कोई सड़क पर चलने वाला अनजान व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उनका अपना वर्तमान पति होता है। हम यहाँ मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार की बात कर रहे हैं। देखिए, ये इस पूरे विषय का शायद सबसे जटिल और संवेदनशील पहलू है। भारत में मैरिटल रेप को स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में अभी नहीं रखा गया है। हाँ। और अगर हम इस सोर्स मटेरियल को निष्पक्ष रूप से देखें, तो इसके इर्द गिर्द दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं और कानूनी तर्क मौजूद हैं। तो इसके पीछे का तर्क क्या है? मतलब एक तरफ तो 82% का इतना बड़ा आंकड़ा है, फिर इसे अपराध क्यों नहीं माना जाता? जो लोग इसे अपराध घोषित करने की मांग करते हैं ना, उनका मुख्य तर्क महिला की शारीरिक स्वायत्ता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी का है। वो डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर का संदर्भ देते हैं। एक सेकंड, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर क्या है? ये एक पुरानी ब्रिटिश औपनिवेशिक अवधारणा है। इसके अनुसार ये माना जाता था कि शादी के बाद ना एक महिला की अपनी कोई अलग कानूनी पहचान नहीं रह जाती। अच्छा। वो अपने पति के अधीन हो जाती है। तो जो पक्ष मैरिटल रेप को अपराध बनाना चाहता है, उनका कहना है कि इस पुराने कानून की छाया आज भी हमारी सोच पर है। समझ रही हूँ। और उनका मानना है कि विवाह सहमति का एक स्थायी या ब्लैंकेट लाइसेंस है, ऐसा मानना मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। ये तर्क तो बहुत ही तार्किक लगता है। और JS वर्मा समिति ने भी तो 2013 में अपनी रिपोर्ट में इसे अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश की थी ना। बिल्कुल की थी। फिर दूसरी तरफ का तर्क क्या है जो इसे रोक रहा है? दूसरे पक्ष की जो चिंताएं हैं वो मुख्य रूप से कानूनी दुरुपयोग और हमारी सामाजिक संरचना को लेकर हैं। उनका तर्क है कि अगर मैरिटल रेप को आपराधिक कानून के तहत लाया गया तो इससे विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है। अस्थिर कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ना सबूत की होती है। एक बंद कमरे में पति पत्नी के बीच सहमति थी या नहीं, इसे अदालत में कानूनी रूप से कैसे साबित किया जाएगा? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। और आलोचकों को ये डर है कि इस कानून का इस्तेमाल तलाक या अलगाव के मामलों में बदला लेने या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। तो मतलब ये सिर्फ एक कानूनी पेंच नहीं है, बल्कि इस बात की बहस है कि समाज शादी और अधिकारों को कैसे देखता है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम समाज की बात कर ही रहे हैं, तो अदालतों से निकलकर थोड़ा घरों के भीतर और समाज की अदृश्य दीवारों की तरफ चलते हैं। ऑनर किलिंग जैसी प्रथाएं आज भी मौजूद है। ऑनर किलिंग सीधे तौर पर उसी पितृसत्तात्मक मानसिकता का विस्तार है, जहां परिवार या समुदाय की इज्जत का पूरा बोझ महिलाओं के व्यवहार और उनकी पसंद पर डाल दिया जाता है।
आपने अरुमुगम सैरवई मामले के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे नोट्स में है। हाँ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को स्पष्ट रूप से कंगारू अदालतें कहा था। अदालत ने यह साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है। और पंचायत के ऐसे फरमान पूरी तरह से अवैध है। हाँ, लेकिन फिर से वही बात आती है कि अदालती आदेश अपनी जगह हैं और गांवों की सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह। दोनों में बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। और इसी तरह मानव तस्करी का भी जिक्र है नोट्स में। 2022 में 6036 पीड़ितों की पहचान हुई, जिनमें से अधिकांश बच्चे और लड़कियां थीं। ये बहुत ही दर्दनाक है। हाँ, ये एक बहुत ही स्पष्ट और दिखाई देने वाला शोषण है। लेकिन हमारे सोर्स में ना एक और प्रकार के शोषण का जिक्र है, जो इतना सामान्य हो चुका है कि हम उसे शोषण मानते ही नहीं है। आप केयर इकोनॉमी की बात कर रही हैं? जी, मैं केयर इकोनॉमी यानी देखभाल अर्थव्यवस्था की बात कर रही हूँ। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दा है। अगर मुझे इसे किसी उपमा से समझाना हो, तो केयर इकोनॉमी ना उस अदृश्य इंजन की तरह है, जो हमारे पूरे देश को, हर घर को चला रहा है। सही उपमा है। लेकिन उस इंजन को अपने ईंधन के लिए कोई पैसा या भुगतान नहीं मिलता। डेटा कहता है कि महिलाएं औसतन हर दिन 7.2 घंटे अनपेड लेबर या अवैतनिक घरेलू काम पर बिताती हैं। 7 घंटे से भी ज्यादा? हाँ, घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बुजुर्गों की देखभाल, जबकि पुरुष इसी काम पर केवल 2.8 घंटे बिताते हैं। और ये सिर्फ समय का अंतर नहीं है, इसका सीधा असर महिलाओं के भविष्य पर पड़ता है। वो कैसे? जब दिन के 7-8 घंटे ऐसे काम में चले जाते हैं जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता, तो इसे टाइम पॉवर्टी या समय की गरीबी कहते हैं। समय की गरीबी? ये टर्म मैंने पहली बार सुना। हाँ, और इस समय की कमी के कारण न महिलाओं के पास अपने कौशल का विकास करने, पढ़ाई करने या कोई ऐसा काम करने का समय ही नहीं बचता जिससे वे पैसे कमा सके। और इसी से एक और शब्द जुड़ता है जो हमारे नोट्स में है, मदरहुड पेनल्टी। ये क्या है? मदरहुड पेनल्टी का मतलब है वो कीमत जो एक महिला को मां बनने के बाद अपने करियर में चुकानी पड़ती है। अच्छा, मतलब ब्रेक लेने के बाद? हाँ, जब महिलाएं काम पर वापस लौटती हैं तो अक्सर नियोक्ताओं या कंपनियों के मन में एक पूर्वाग्रह होता है। उन्हें लगता है कि ये महिला अब अपने काम के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हो पाएगी, या उसे ज्यादा छुट्टियों की जरूरत होगी। एग्जैक्टली। और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कम वेतन वाले पद दिए जाते हैं या उनके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। तो मतलब ये तो एक पूरा दुष्चक्र है। घर पर काम करो तो पैसा नहीं मिलता, और बाहर काम करने जाओ तो इस पूर्वाग्रह का सामना करो कि तुम घर के काम में उलझी हो। बिल्कुल। शायद यही कारण है कि महिला श्रम बल भागीदारी यानी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर है, वो अभी भी बहुत कम है। हाँ, हालांकि हाल ही में ये बढ़कर 32.8% हुई है। हाँ, हुई तो है, लेकिन वैश्विक स्तर के मुकाबले ये अभी भी काफी निराशाजनक है। और जो महिलाएं इस दुष्चक्र को तोड़कर औपचारिक कार्यबल यानी फॉर्मल वर्कफोर्स में पहुंच भी जाती है ना, उनके लिए एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। सुरक्षा का संघर्ष। हम पॉश अधिनियम की बात कर रहे हैं ना? जी, पॉश अधिनियम यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का कानून। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, 2013 का ये कानून कहता है कि हर कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति या आईसीसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे सोर्स का डेटा तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। क्या कहता है डेटा? राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 70% शिकायतें नियोक्ताओं या कंपनियों द्वारा अनदेखी कर दी जाती हैं या उन्हें दबा दिया जाता है। मतलब ये कैसे संभव है जब कानून इतना स्पष्ट है? क्योंकि यहाँ भी कॉर्पोरेट पावर डायनामिक्स काम करते हैं। कई बार कंपनियां कानून का पालन केवल कागजों पर करती हैं, बॉक्स टिक करने के लिए। जब कोई शिकायत आती है तो कंपनी का पहला उद्देश्य अक्सर अपनी प्रतिष्ठा बचाना होता है, ना कि पीड़िता को न्याय दिलाना। तो मतलब वो पीड़िता पर ही सवाल उठाने लगते हैं। बिल्कुल। जो एचआर विभाग होते हैं वो कई बार समझौते का दबाव बनाते हैं या शिकायतकर्ता को ही नौकरी से निकालने के अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हैं। ये तो बहुत गलत है। कानून एक टूल है, लेकिन अगर उस टूल को इस्तेमाल करने वाली समिति ही निष्पक्ष नहीं है तो 70% शिकायतें इसी तरह फाइलों में दबी रह जाएंगी। और ये तो हम फॉर्मल सेक्टर या कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। भारत में रोजगार प्राप्त 78% महिलाएं तो कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो 70% काम वाला आंकड़ा। एग्जैक्टली। जो महिलाएं खेती के 70% काम का नेतृत्व कर रही हैं,
वो जमीन की मालकिन क्यों नहीं है? इसका कारण सीधे तौर पर संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े पितृसत्तात्मक मानदंड है। पैट्रियार्कल नॉर्म्स। जी, कानून में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह माना जाता है कि जमीन तो बेटों के नाम ही होनी चाहिए। क्योंकि बेटियां तो पराया धन है और उनकी शादी हो जाएगी। यही सोच है। तो मतलब वो एक किसान होते हुए भी केवल एक खेतीहर मजदूर बनकर रह जाती है, जिसे अपने ही खेत में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और मजे की बात देखिए, जो चीज खेतों में जमीन के स्वामित्व के साथ हो रही है, हूबहू वही चीज राजनीति में भी हो रही है। आप राजनीतिक आरक्षण और पंचायत चुनावों की बात कर रही हैं। हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद और विधानसभाओं में 33% राजनीतिक आरक्षण देता है। कागज पर तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे नोट्स में पंचायत स्तर के चुनावों की जो जमीनी हकीकत बताई गई है ना, वो सरपंच पति सिंड्रोम को दर्शाती है। सरपंच पति, ये हमारे समाज की पितृसत्ता का सबसे अनोखा और चालाक आविष्कार है। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मतलब चुनाव महिला लड़ती है, पोस्टर पर नाम महिला का होता है, वो कानूनी रूप से सरपंच बन भी जाती है, लेकिन असल में बैठकों में हिस्सा लेना और गांव के वित्तीय या प्रशासनिक फैसले लेना, वो सब उसका पति कर रहा होता है। हाँ, ये तो पूरी तरह से सिस्टम को हैक करना हो गया। ये दिखाता है कि आप संसद में बैठकर संरचनात्मक बदलाव तो कर सकते हैं, कोटा तय कर सकते हैं, लेकिन जब तक महिलाओं को समाज में निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलेगी ना, तब तक आरक्षण का असली उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो केवल रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगी। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि सामान्य दिनों में भी संघर्ष बहुत गहरा है। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल है। जी, पूछिए। जब कोई राष्ट्रीय या वैश्विक संकट आता है, जैसे महामारी, तो क्या वो इस पहले से कमजोर सिस्टम को पूरी तरह तोड़ देता है? कोविड-19 का डेटा तो यही इशारा कर रहा है। देखिए, संकट या महामारियां कभी भी निष्पक्ष नहीं होती। वे समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसे सोशियोलॉजी में डबल बर्डन या दोहरा बोझ कहा जाता है। डेटा भी यही कह रहा है। महामारी से पहले कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 25% थी। जी। मिलने में सबसे पीछे और नौकरी से निकाले जाने में सबसे आगे। और सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, तब राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू हिंसा और बाल विवाह के मामलों में भयानक वृद्धि दर्ज की गई थी। उफ, वो समय बहुत मुश्किल था। महिलाओं के लिए जो घर सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वो उनके लिए एक पिंजरा बन गया था। संकट और उससे निपटने के कानूनी तरीकों पर बात करते हुए हमारे सोर्स मटेरियल में 3 तलाक का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसने समाज और कानून के बीच एक लंबी बहस को जन्म दिया है। 2019 के मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक साथ 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने को संज्ञेय अपराध बना दिया गया। और संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि पुलिस इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है और इसमें 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। हमारे नोट्स पर भी ना दोनों पक्षों की राय बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखते हैं। तो इस पर असल में क्या बहस है? देखिए, इस कानून के जो समर्थक हैं, उनका तर्क बहुत स्पष्ट है। उनका मानना है कि एक साथ 3 तलाक कहना महिलाओं की गरिमा और समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन था। हाँ, वो कहते हैं कि कानून बनने से महिलाओं को एक तरफा और मनमानी ढंग से घर से निकाले जाने से सुरक्षा मिली है और उन्हें गुजारा भत्ता मांगने का कानूनी अधिकार मिला है। और इसके आलोचकों का क्या कहना है? वो इसका विरोध क्यों करते हैं? आलोचकों की जो चिंता है वो इसके आपराधिक स्वरूप को लेकर है। आपराधिक स्वरूप मतलब उनका तर्क है कि विवाह और तलाक अनिवार्य रूप से एक नागरिक या सिविल मामला है। अगर कोई नागरिक अनुबंध टूटता है तो उसके लिए 3 साल के आपराधिक जेल की सजा देना बहुत ही असमानुपातिक या डिस्प्रोपोर्शनेट है। आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। तो मतलब दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी गहरी और वैलिड चिंताएं हैं। खैर, इन सब कानूनी बहसों के बीच हमें एक और महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए। इंटरसेक्शनैलिटी यानी जब उम्र, लिंग और आर्थिक स्थिति एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति के मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, हम हर महिला को एक ही पैमाने पे नहीं तौल सकते ना। सही कहा। डेटा देखिए, 60 वर्ष से अधिक आयु की 30% महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही हैं। 30%? हाँ, जीवन भर वो जो अनपेड लेबर या केयर इकोनॉमी का इंजन चलाती रहीं,
बुढ़ापे में उसका कोई पेंशन फंड नहीं होता उनके लिए, उनके पास संपत्ति के अधिकार नहीं होते और अक्सर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। और दूसरी तरफ हाशिए पर रहने वाले यौन कर्मियों की स्थिति है, जो हमेशा समाज और पुलिस के डर के साए में रहती हैं। लेकिन यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही प्रगतिशील कदम सामने आया हमारे सोर्स के मुताबिक। वो क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 की अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यौन कार्य को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। अच्छा, तो इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस या समाज यौन कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। कानून का काम हाशिए पर खड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि उनके पेशे को आधार बनाकर उनका और अधिक शोषण करना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। वाकई बहुत अहम फैसला है। तो अब समय है हमारे आज के इस पूरे डीप डाइव का सार निकालने का। हमने बहुत सारे आंकड़े और कानून देखे आज। बिल्कुल, बहुत सी चीजें कवर की। IT एक्ट है जो ऑनलाइन सुरक्षा की बात करता है, पॉक्सो और पॉश जैसे बेहद मजबूत कानून मौजूद हैं। कागज पर तो हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन कानूनी ढांचे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हमें बताती है कि असली लड़ाई उन कानूनों की किताबों के भीतर नहीं लड़ी जा रही। हाँ, असली लड़ाई उस सामाजिक सोच और मानसिकता को बदलने की है जो इन कानूनों को बेअसर कर देती है। सही कहा। चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर जैसी पुरानी मानसिकता हो जो वैवाहिक रिश्तों में अधिकारों को कुचलती है, चाहे वो खाप पंचायतों के फरमान हो जो व्यक्तिगत आज़ादी को छीनते हैं, या फिर सरपंच पति जैसी प्रथाएं हो जो राजनीतिक अधिकारों को एक मजाक बना देती हैं। ये सभी समाज की वो अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें सिर्फ कानून पास करके नहीं गिराया जा सकता। ये चर्चा हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि किसी भी मजबूत और विकसित समाज के लिए ना महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण कोई सामाजिक चैरिटी या विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये एक बुनियादी अनिवार्यता है। जब आधी आबादी सुरक्षित नहीं है या उसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं है, तो पूरा देश अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच सकता। एग्जैक्टली। और जाने से पहले मैं आज के सोर्स मटेरियल से परे जाकर एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हमने केयर इकोनॉमी और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले उन 7.2 घंटों के अदृश्य श्रम की बात की ना? हाँ, अनपेड लेबर की। जरा सोचिए, अगर कल सुबह से देश में होने वाले हर उस अवैतनिक घरेलू कार्य का, बच्चों की देखभाल का और घर संभालने का एक आर्थिक मूल्यांकन किया जाए। दिलचस्प है। और उसे सीधे हमारे देश की GDP में जोड़ दिया जाए, तो रातों रात वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी स्थिति क्या होगी? ये तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा को ही पलट कर रख देने वाला सवाल है।